learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new act, that is Equal Remuneration Act 1976. Before starting, if you are new to my channel, please subscribe it and hit the like button. So let's begin from here. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट क्यों बना? इंडिया में पहले ये कस्टम हुआ करता था that women were supposed to do the household work and were not allowed to go out and do the work. लेकिन धीरे धीरे वुमेन्स ने भी बाहर जाके जॉब करना स्टार्ट किया, वर्क करना स्टार्ट किया. लेकिन इंडिया में पहले ये परसेप्शन था that women were considered weaker than men, इसलिए उनकी सैलरी भी मैन के कंपैरिजन में कम मिलती थी. इसलिए ये एक्ट बना. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड इक्वल रेम्यूनरेशन टू बोथ मैन एंड वुमेन. दोनों को इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए एंड टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में कोई भी जेंडर बायसेस नहीं होने चाहिए. इस एक्ट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं. उसके अंदर 18 सेक्शंस हैं. चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से 3 तक आ जाता है. चैप्टर 2 में सेक्शन 4 to 7 आ जाता है. चैप्टर 3 में सेक्शन 8 से 18 आ जाता है. अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. चैप्टर 1 है हमारा प्रिलिमिनरी. इसमें सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976. एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. कमेंसमेंट, द डेट ऑन विच दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, दैट इज 8 मार्च 1976. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आ जाती हैं. सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है और कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एस्टैब्लिशमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की हो या फिर इसके अंडर आती है, उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. और एस्टैब्लिशमेंट, जो भी एस्टैब्लिशमेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, बैंकिंग कंपनी, माइन, ऑयल फील्ड या फिर मेजर पोर्ट से रिलेटेड हो, तो इन सब के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. इनके अलावा जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी. सेक्शन 2 भी है कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में जब भी एक एक्ट फोर्स में आ जाता है तो उसके लिए ये कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट होगा. सेक्शन 2C है एम्प्लॉयर. इस एक्ट में एम्प्लॉयर को किस तरह से डिफाइन किया गया है. एनी एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अगर एस्टैब्लिशमेंट है, अगर उन्होंने किसी को अपॉइंट कर रखा है, किसी पर्सन को या अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है एज एन एम्प्लॉयर, उस केस में वो वहाँ का एम्प्लॉयर होगा. इफ नो अथॉरिटी अपॉइंटेड, कोई अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की है, किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया गया है एम्प्लॉयर के प्लेस पे, तो वहाँ का हेड ऑफ मिनिस्ट्री या फिर HOD जो भी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहाँ के एम्प्लॉयर समझे जाएंगे. बिलोंगिंग टू एनी लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी का कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, उस केस में जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया है एज एन एम्प्लॉयर उसको एम्प्लॉयर समझा जाएगा. अगर कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया गया है, उस केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी, ठीक है, उसको हम एम्प्लॉयर समझेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के अलावा जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं, इन एनी अदर केस, जो भी पर्सन जिसके पास भी अल्टीमेट कंट्रोल होगा ओवर द अफेयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइंस हो, ऑयल फील्ड्स हो, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी और शॉप, इनमें से कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की नहीं है, उसके लिए जो भी पर्सन जिसके पास भी अल्टीमेट कंट्रोल होगा, सारा कंट्रोल होगा, उसको हम एम्प्लॉयर समझेंगे. उसको हम मैनेजर भी बुला सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बुला सकते हैं या फिर किसी और नाम से भी बुला सकते हैं. सेक्शन 2D है मैन एंड वुमेन. मैन सिंपल, मेल विल बी द मैन और फीमेल विल बी द वुमेन, चाहे वो किसी भी एज के हो, ठीक है. नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है उसको हम नोटिफिकेशन बोलते हैं.
सेक्शन 2F है प्रिस्क्राइब। जो भी रूल्स इसके एक्ट के अंदर बनाए गए हैं उसे हम प्रिस्क्राइब बोलेंगे। सेक्शन 2G है रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय को सैलरी, वेज या एडिशनल एमोल्यूमेंट्स देगा, एडिशनल एमोल्यूमेंट्स यानी कि मनी इधर इन कैश और इन काइंड, तो उसको हम रेम्यूनरेशन बोलेंगे। और बदले में जो एम्प्लॉई होगा वो एम्प्लॉयर का काम कंप्लीट करेगा, ठीक है, उसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। जितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को उसके काम के बदले में उसको पैसे देता है, मनी देता है, इधर इन कैश और इन काइंड। सेक्शन 2H है सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। कोई भी जैसे मेल वर्कर है और एक फीमेल वर्कर है, वो उनका स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, वो दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं और सेम वर्किंग कंडीशन में कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। अगर उनके स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज भी होता है तो उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं है इन रिलेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे एक मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर है, इनको पेशेंट ट्रीट करने होते हैं, ठीक है, पेशेंट को ठीक करना होता है, तो दोनों का अप्रोच अलग अलग होता है। ये मेडिसिन देता है और ये अगर इंजेक्शन लगा के इसको ठीक करती है, तो दोनों का अप्रोच अलग अलग है, लेकिन दोनों के स्किल, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है और एक ही वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। और जो भी अगर इनका जो मेथड है उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे दोनों का मोटिव एक ही है कि इनको पेशेंट को ठीक करना है, तो इसको हम बोलेंगे सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है 2I वर्कर। जब भी ये एक्ट किसी एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई हो जाता है तो उसमें काम करने वाले सारे लोगों को हम वर्कर कंसीडर करेंगे। सेक्शन 3 है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। जैसे कोई लॉ बनाया गया था पहले, इस एक्ट के आने से पहले या बाद में भी कभी लॉ बनाया गया था और वो इससे क्लैश कर रहा है, उसके लॉ और इसके प्रोविजंस दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर भी इस एक्ट का जो भी प्रोविजंस है वो एक्ट के फॉलो ना करके हम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के सारे जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करेंगे। चैप्टर 2 है पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मैन एंड वुमेन वर्कर एंड अदर मैटर। सेक्शन 4 है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन वर्कर फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। अगर कोई एम्प्लॉयर सेम वर्क के लिए मेल और फीमेल को हायर करता है, ठीक है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि दोनों को सेम सैलरी दी जाए, ठीक है, सेम सैलरी देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मेल को अगर हाई सैलरी दे दी और फीमेल को कम सैलरी दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की इक्वल सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इन केस ये एक्ट अप्लाई होने से पहले वो मेल को ज्यादा सैलरी दे रहा था, हाई सैलरी दे रहा था, और फीमेल को लो सैलरी दे रहा था, तो जिसकी भी हाई सैलरी होगी, ऐसा नहीं है कि हाई सैलरी वाले की भी लो कर देगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उससे जिसकी भी लो होगी सैलरी उसकी इक्वल करने के लिए वो हाई करेगा, ठीक है, लो वाले की इंक्रीज की जाएगी, ऐसा नहीं है हाई वाले की रिड्यूस कर दी जाए, ठीक है। Section 3 है where in an establishment or employment the rates of remuneration payable before the commencement of this act for man and woman worker for the same work or work of a similar nature are different only on the ground of sex, then the higher of such rates shall be the rate at which remuneration shall be payable। जिसकी जितने भी हाईएस्ट रेट पे वो पे कर रहा था सेम वर्क के लिए, उतनी ही जो लोअर वाले की इंक्रीज हो जाएगी, यानी इक्वल करने के लिए लोअर वाले की इंक्रीज होगी, हायर वाले की डिक्रीज नहीं होगी। सेक्शन 5 है नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर्स। अगर कहीं पर रिक्रूटमेंट हो रहा है किसी स्टैब्लिशमेंट में, तो मेल और फीमेल में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, रिक्रूटमेंट के दौरान। और कुछ और भी कंडीशन है जैसे कि प्रमोशन, ट्रेनिंग और ट्रांसफर। ठीक है, इसमें भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिक्रूटमेंट में। ठीक है, एक्सेप्ट एक कंडीशन दे रखी है, अगर किसी लॉ के द्वारा इस किसी एम्प्लॉयमेंट में उन जो वुमेन वर्कर हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है या रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उस केस में फीमेल्स को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में वुमेन अगर काम करती है तो उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा लॉ बना दिया गया है कि उस इंडस्ट्री में वुमेन काम नहीं करेंगी। अगर इस तरह का कोई लॉ है किसी और इंडस्ट्री में भी, अगर इस तरह का लॉ है तो फिर उसमें वुमेन को काम नहीं दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी इंडस्ट्री में लॉ ऐसा नहीं बना है तो उसमें किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। Provided that the provision of this section shall not affect any priority or reservation। जो ये प्रोविजन है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तो इसमें जो लॉ पहले से बना हुआ है रिजर्वेशन का फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज और एनी अदर क्लास, ये रिजर्वेशन है, तो इस रिजर्वेशन पे किसी तरह का भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रोविजन की वजह से। ठीक है, सेक्शन 6 है एडवाइजरी कमिटी। वुमेन्स के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमिटी बना सकती है, जिसमें मिनिमम 10 पीपल्स होने चाहिए, नॉमिनेटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगे उन 10 पीपल्स को, या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसमें जितने भी पीपल होंगे उसमें हाफ मेल होंगे और हाफ फीमेल होंगी। ठीक है, अब ये जो एडवाइजरी कमिटी है वो किस किस तरह की बातों पर एडवाइज करेगी, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में या फिर इस्टेब्लिशमेंट में कितने नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितने होनी चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए, आवर्स ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, suitability of women for employment as the case may be, the need for providing increasing employment opportunity for women including part time job। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब के लिए या फिर किसी भी मैटर पर जो भी कमिटी को ठीक लगे उस मैटर पर एडवाइज कर सकती है। ठीक है, एडवाइजरी कमिटी शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, अपने प्रोसीजर से वो रेगुलेट करेंगी। ठीक है, पॉइंट 5 में दे रखा है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसीडरिंग द एडवाइस, यहाँ से एडवाइस मिली, एडवाइजरी कमिटी से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस मिली, तो उससे कंसर्न जितने भी लोग हैं जैसे कि फीमेल वर्कर्स हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा, जो एम्प्लॉयर हैं उनसे भी पूछा जाएगा, दोनों को मौका मिलेगा रिप्रेजेंट करने का अपनी अपनी बातें, और उसके बाद दोनों तरफ से सुनने के बाद जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगेगा उसी तरह से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी। सेक्शन 7 है पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटीज फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम एंड कंप्लेंट्स। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन देके किसी भी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर, जो अपॉइंट पर्सन होगा, अपॉइंट अथॉरिटी होगी, वो उसकी रैंक लेबर ऑफिसर से नीचे नहीं होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग। कंप्लेन की जा सकती है अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं इस एक्ट के, तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है, या फिर मेल और फीमेल को इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा है सेम वर्क के लिए तो क्लेम किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है एवरी कंप्लेन और क्लेम शैल बी मेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगा जिसमें कंप्लेन या क्लेम किया जाएगा। If any question arises as to whether two or more workers are of similar nature or not। ठीक है, दो काम है, दो काम सिमिलर नेचर के हैं या नहीं,
इस चीज के लिए अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो जो अथॉरिटी, अपॉइंटेड अथॉरिटी है, जो भी डिसाइड करेंगे वही लास्ट माना जाएगा। ठीक है। अथॉरिटी इंक्वायरी कर सकता है, मतलब अगर कोई केस आया अथॉरिटी के पास तो वो एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट दोनों को मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, और उसके बाद जो भी मैटर ये हियर करेंगे तो यही डिसाइड करेंगे और डायरेक्ट करेंगे कि आगे क्या होना है। अगर कोई क्लेम आया, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एट इक्वल रेट्स, अगर इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हैं मेल और फीमेल को, तो जो भी एम्प्लॉयर है उसको इक्वल देना पड़ेगा। जिसको भी कम दिया था उसको बढ़ा के, इंक्रीज करके उसको अमाउंट देना पड़ेगा। जो भी उसकी सैलरी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। इन केस ऑफ कंप्लेंट, अगर कंप्लेन आई कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं इस एक्ट के, तो जो एम्प्लॉयर है उसको एडिक्वेट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो भी रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट में वो फॉलो हो, किसी तरह का कॉन्ट्रावेंशन ना हो। फिफ्थ पॉइंट है अथॉरिटी के बारे में। जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी अपॉइंट की थी, ठीक है, पर्सन को अपॉइंट किया था फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग द क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, तो उसके पास पूरी पावर होगी सिविल कोर्ट की। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस, अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए इसके पास पूरी पावर होगी, इस अथॉरिटी के पास, कि किसी से भी वो एविडेंस ले सकता है। किसी अगर कोई विटनेस है उसको अटेंड करने के लिए बोल सकता है, उसकी अटेंडेंस कंपलसरी हो सकती है जब भी वो बोलेगा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है। ठीक है। कोई केस आया, इस अथॉरिटी के पास कोई केस आया कंप्लेंट का या क्लेम का, ठीक है, इसने दोनों तरफ से, एम्प्लॉयर से और जो एप्लीकेंट था उससे, दोनों तरफ से हियरिंग करी। ठीक है। हियरिंग करने के बाद उसने कुछ डिसाइड किया और ऑर्डर बना दिया। ठीक है, ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद अगर ये एम्प्लॉयर या फिर वर्कर उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं होते हैं उस केस में, तो ये विद इन 30 डेज अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील करेंगे। अगर इस अपील से जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो जो भी ऑर्डर है वो मॉडिफाई किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। अगर 30 डेज में उन्होंने अपील नहीं की है और 30 डेज के बाद वो अपील करते हैं तो उनकी अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। 8 पॉइंट है रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। अगर कोई क्लेम है, एम्प्लॉयर को किसी को मनी देना है, जो भी रिकवरी की जाएगी वो किस तरह से की जाएगी वो इस पॉइंट में बता रखा है। चैप्टर 3 है मिसलेनियस। इसमें सेक्शन 8 से लेके 18 तक आ जाते हैं। सेक्शन 8 है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर। एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा एम्प्लॉयर को जिसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, कितने मेल वर्कर्स हैं, कितने फीमेल वर्कर्स हैं, मेल को कितनी सैलरी दी जा रही है, फीमेल को कितनी सैलरी दी जा रही है, इस तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सेक्शन 9 है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन देके किसी भी पर्सन को इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है। अब इंस्पेक्टर का काम क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन करना कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है वहाँ पर इस एक्ट के सारे प्रोविज़न फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को एक लोकल लिमिट्स भी दे सकती है कि किस एरिया में जो इंस्पेक्टर हैं वो किस एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एवरी इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। जो जिसको भी अपॉइंट किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एन इंस्पेक्टर मे एट एनी प्लेस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन। जितनी भी लोकल लिमिट दे रखी है कि कोई भी एरिया दे रखा है जहाँ पर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उस एरिया के अंदर कहीं भी एंटर कर सकता है किसी भी टाइम पर। और जितने भी अगर उसको असिस्टेंट चाहिए साथ में
जितने भी असिस्टेंट चाहिए उनके साथ कभी भी किसी भी टाइम पर एंट्री कर सकता है, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी फैक्ट्री में, प्रीमिसेस में या वेसल में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सेकेंड बी पॉइंट है, रिक्वायर एनी एम्प्लॉयर टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर। किसी भी एम्प्लॉयर को बोल सकता है रजिस्टर प्रोड्यूस करने के लिए, मिस्टर रोल प्रोड्यूस करने के लिए और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। टेक ऑन द स्पॉट और अदरवाइज एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से पूछताछ की जा सकती है कि यहाँ पे जो भी प्रोविजन इस एक्ट के अप्लाई किए जा रहे हैं वो अप्लाई हो रहे हैं उस एस्टेब्लिशमेंट में या नहीं हो रहे हैं। एग्जामिन द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसके एजेंट का किया जा सकता है या फिर उसके सर्वेंट से भी पूछताछ की जा सकती है अगर इंस्पेक्टर को उसके ऊपर शक हो रहा है तो। किसी भी डॉक्यूमेंट की या फिर रजिस्टर की कॉपी ले सकता है वो, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एनी पर्सन रिक्वायर्ड बाय एन इंस्पेक्टर टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी किसी भी पर्सन से बोल सकता है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, रजिस्टर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से। सेक्शन 10 है पेनल्टी। इसमें इफ एनी एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं करता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करता है या फिर कोई भी जो रजिस्टर है या मस्टर रोल है उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फिर कोई एविडेंस है उनके पास लेकिन उस एविडेंस को शो नहीं कर रहा है इंस्पेक्टर को, अपने एजेंट और सर्वेंट को बचाने के लिए या किसी भी पर्सन को बचाने के लिए अगर वो एविडेंस शो नहीं कर रहा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो कि है उसे जेल जाना पड़ेगा 1 मंथ के लिए और या फिर उसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे या फिर जेल में भी जाना पड़ेगा और 10,000 रुपये भी देने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है इफ एनी एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर कोई भी रिक्रूटमेंट करता है और जो भी इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उसको कंट्रावीन करता है या फिर जो भी पेमेंट कर रहा है, जितना भी सैलरी पे कर रहा है वो मैन और वुमेन को अलग अलग रेट्स पर कर रहा है, ठीक है, एक ही काम के लिए मेल और फीमेल एक ही तरह का काम कर रहे हैं लेकिन दोनों को सैलरी अलग अलग मिल रही है, या फिर किस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है मैन और वुमेन वर्कर में और इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर ओमिट्स और फेल टू कैरी आउट एनी डायरेक्शन मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो कोई भी रूल बनाया है, ऑर्डर दिया है और उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 he shall be punishable with a fine which shall not be less than 10,000, ठीक है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, 10,000 से ऊपर होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज। पहले तो 10,000 देना पड़ेगा, अगर फिर भी अगर लगता है इंस्पेक्टर को कि एक्सटेंड करना चाहिए तो वो 20,000 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और विथ इम्प्रिजनमेंट विच शैल बी नॉट लेस देन 3 मंथ, और 3 मंथ तक उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, बट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो कि जेल का जो ड्यूरेशन है इम्प्रिजनमेंट का वो एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर तक अगर उसने पहली बार ये गलती करी है। अगर उसने दोबारा ये गलती कर दी तो उसको इम्प्रिजनमेंट 2 साल का होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इफ एनी पर्सन बीइंग रिक्वायर्ड टू सो टू डू omits or refuses to produce to an inspector any register, किसी भी पर्सन ने रजिस्टर नहीं प्रोड्यूस किया, अगर इंस्पेक्टर ने रजिस्टर मांगा है इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट छुपा रहा है, कोई या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उसके सामने, इंस्पेक्टर के सामने, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और फाइन लगेगा उसका 5,000 रुपीज का। सेक्शन 11 है ऑफेंसेस बाय कंपनी। कंपनी में अगर कोई ऑफेंस होता है तो
जितने भी लोग इंचार्ज हैं उन सबको पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई पर्सन प्रूव कर देता है कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं था और उसकी नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो पनिशमेंट से बच सकता है। If any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect of any director, डायरेक्टर अगर बाद में प्रूफ हो जाता है कि जो भी डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, उस ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, ठीक है, या फिर किसी और ने भी किया लेकिन इन्होंने उसमें इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो अगर वो ये सब लोग गिल्टी रहेंगे, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 12 है कोग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस। इसमें जो भी कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे होते हैं, इंफीरियर होते हैं, वो अदालत सुनवाई नहीं करेंगी, ठीक है। No court shall take cognizance of an offence punishable under this act except नीचे के कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगे एक्सेप्ट की कंडीशन है इट्स ओन नॉलेज और अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कंप्लेन की है या फिर जो भी ऑफिसर को ऑथराइज किया गया था उसने कंप्लेन किया है किसी के बारे में, किसी के ऑफेंस के बारे में, तब जो नीचे की अदालत है वो सुनवाई करेंगी। या फिर दूसरी कंडीशन है जो कोई ऑफेंस की वजह से कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड है, पीड़ित है, तो अगर वो कंप्लेन करता है उस केस में नीचे की अदालत कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। नहीं, अगर ये कंडीशंस नहीं है उसके अलावा कोई भी कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है सेक्शन 13 पावर टू मेक रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाना चाहती है तो उसको पहले नोटिफिकेशन में उसका नोटिफिकेशन देना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में, उसके बाद ही रूल बनेगा। कौन कौन से मैटर हो सकते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, जैसे कि कंप्लेंट और क्लेम। किसी ने कंप्लेन की कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है इस्टेब्लिशमेंट में वो रूल जो भी एक्ट के रूल्स हैं फॉलो नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई क्लेम है मैन और वुमेन को दोनों को बराबर सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसका क्लेम कोई करता है, उस मैटर में रूल्स बना सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर कोई रजिस्टर या डॉक्यूमेंट का कोई परफॉर्मा चेंज करना है उसको, उसके बारे में रूल्स बना सकती है, या फिर कोई और भी मैटर हो सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई रूल बनाना है तो उस रूल को पहले दोनों हाउसेस से पास कराना होगा। राज्यसभा जो भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा, अगर दोनों हाउसेस अगर एग्री करते हैं उस नए रूल के लिए तो वो रूल मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर एग्री नहीं करते हैं तो जो पहले के रूल्स चल रहे थे वही चलेंगे, कोई नया रूल नहीं आएगा या फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा रूल्स में। सेक्शन 14 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है कि जो भी ये एक्ट है उसके कौन से प्रोविजन किस स्टेट में फॉलो होने चाहिए और कौन से अप्लाई होने चाहिए। सेक्शन 15 है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इस एक्ट में बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की गई हैं कि जो मेल और फीमेल वर्कर है उनको इक्वल जो वेजेस मिल रहे हैं वो इक्वल मिलने चाहिए एक काम के लिए, जो सिमिलर वर्क के लिए, या फिर मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है, अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में ऑलरेडी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वुमेन को तो उस केस में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि कोई बर्थ दे रही है वुमेन तो उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं बर्थ के टाइम पर, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका वर्कलोड
प्रेगनेंसी से पहले उसका वर्कलोड बहुत हैवी था, ठीक है, हैवी वर्कलोड था, लेकिन अगर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसको वर्किंग लोड लाइट कर दिया गया। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर ऐसा किसी इस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है तो वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। या फिर रिटायरमेंट के दौरान या मैरिज के दौरान उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं वुमेन को, या फिर डेथ के केस में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उस केस में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 16 है पावर टू मेक डिक्लेरेशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग रेम्यूनरेशन मिल रहा है, लेकिन जो फैक्टर है इन दोनों के अलग अलग रेम्यूनरेशन देने का, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसके अलावा कोई और फैक्टर है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस सर्कमस्टेंसेस से सेटिस्फाई कर जाती है कि ऐसा मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता, मेल और फीमेल के रेम्यूनरेशन को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, तो उस केस में इस प्रोविज़न का जो भी प्रोविज़न है इस एक्ट के, उसको कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। सेक्शन 17 है एम्पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर किसी केस में ये एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करने में किसी तरह की डिफिकल्टी अराइज हो रही है, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है इस एक्ट को फॉलो ना करने के लिए, इस एक्ट के जो भी प्रोविज़न है वो फॉलो ना करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर देती है कि इस रूल को फॉलो नहीं करना है, इस रूल के किसी प्रोविज़न को फॉलो नहीं करना है, अगर वो ऐसा ऑर्डर देती है तो उसको एज सून एज पॉसिबल ये जो मैटर है, जो भी ऑर्डर दिया था, उसको दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने उसको रखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। सेक्शन 18 है रिपील एंड सेविंग। जब ये एक्ट बना था बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे, कुछ के ऊपर प्रोविज़न बने, कुछ के ऊपर प्रोविज़न नहीं बने, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, तो उसके बारे में सेक्शन 18 में दिया गया है। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.